उसमें अगला जो विषय है वो है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। हाँ दोस्तों, विश्व व भारत का भूगोल। और जिस देश के प्रशासनिक अधिकारी या अधीनस्थ सेवाओं में आप शामिल होने जा रहे हैं तो वहाँ का भूगोल तो हमें पता ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे तो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों पढ़ें? यूएन मिशन में हो सकता है आपको भेज दिया जाए तो विश्व के विभिन्न देशों में आपको राजस्थान पुलिस या फिर भारतीय पुलिस सेवा की तरफ से जाना पड़े तो समझ तो आपको बेसिक होनी ही चाहिए विश्व के भूगोल की। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हम बेसिक पढ़ेंगे। इसलिए पहले हम डिस्कस करते हैं विश्व का भूगोल के वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स। अब ब्रॉड फिजिकल फीचर्स ये छोटा सा इन्होंने लिख दिया। इसमें क्या पढ़ें? इसमें हमें पढ़ने जो हम छोटी छोटी क्लासेस 5th 6th में भी पढ़ते आए हैं ना, विश्व के महाद्वीप, विश्व की नदियाँ, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस महाद्वीप में है, कौन कौन से देश किस महाद्वीप में आते हैं, कितने महासागर हैं, कितने सागर हैं, कौन सी खाड़ी है वो दो देशों को कनेक्ट करती है, या कौन सी ऐसी नहर है जो दो देशों को अलग करती है या जोड़ती है, ऐसा कौन सा सागर है जो जिसकी ये विशेषता है या जो इन देशों को जोड़ता है। तो ये बेसिक फीचर्स है, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये हमको मोटा मोटा पढ़ना है। इसके बाद में हमें पढ़ना है एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज। पर्यावरणीय और इकोलॉजिकल क्या मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं वो हमको पढ़ने हैं। और ये इसी के साथ आपको रेडीमेड वीडियो मिल जाएगा, आपको जब बस उसे सुनना है, समझना है और याद रखना है। बार बार देखते रहिए, कुछ याद नहीं होता है तो उसको। तीसरा है वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी आजकल हर एग्जाम में पूछी जा रही है। वाइल्ड लाइफ आपको पढ़नी है। अब ये वाइल्ड लाइफ से क्या मतलब है? वाइल्ड लाइफ से मतलब है नेशनल जो भी पार्क हैं ये आपको पता होंगे। तो ये क्यों बनाए जा रहे हैं? वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए तो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को हम पहले अच्छे से समझेंगे और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी, इसके डिफरेंट प्लेसेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपसे हम सारे डिस्कस करेंगे बिकॉज दे आर सो मैनी प्लेसेस, तो हम सारों को डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी को लेके भी। शॉर्ट में आप इसको समझिए, अगर लेमैन की भाषा में समझा जाए तो एक ऐसी जगह जहाँ पर हजारों की तादाद में अलग अलग तरह की वानस्पतिक और जैविक या वन्य जीवों की प्रजातियाँ होती हैं। दैट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी। जैसे बायोडाइवर्सिटी का जो समंदर है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जलचरों को जब पूरा स्पेस है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल वाटरवेज जैसे पनामा केनाल, जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है, बिजनेस भी नहीं तो वो कैसे होता है? वो थ्रू सीज होता है। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कैसे है? समंदर से है। पहली बार जो इंसान भारत तक आया था वो कैसे आया था? समंदर के रास्ते आया था। ठीक है दोस्तों, तो हमें इंटरनेशनल वाटरवेज देखना है कि किन देशों को कौन कौन से वाटरवेज कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उससे हम इंटरनेशनल बिजनेस को, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन को भी समझ पाएंगे। नेक्स्ट है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, कि इंडस्ट्रियल यानी वैश्विक जो बाजार है उसके मुख्य केंद्र कौन से हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कोयले का अच्छा उत्पादन होता है तो वहाँ वैसी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। ऐसा कौन सा कंटिनेंट या देश है जहाँ पर सोने की खाने हैं तो वहाँ पर उस तरह से बिजनेस डेवलप होगा। तो हमें इंटरनेशनल जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उनको समझना है। इसमें ये लिस्ट के अकॉर्डिंग होंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची की ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर मैप के हिसाब से समझेंगे तो आपको ये याद रहेगा और मैं उसी हिसाब से आपको समझाऊंगी। अगला हमें समझना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब तक हम डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ना और समझना है ये देखिए दोस्तों। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। इसका मतलब क्या है? ब्रॉड फिजिकल फीचर्स तो जैसे हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करी कि हमें पता होना चाहिए कि भारत के सबसे उत्तरी भाग में क्या है? हिमालय पर्वत है। दक्षिण में क्या है? समंदर है। ऐसे हमें ब्रॉड फिजिकल फीचर पता होने चाहिए। डेजर्ट कहाँ है? थार डेजर्ट है। ठीक है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? विंध्याचल कहाँ है? सतपुड़ा कहाँ है? उनके पास से नर्मदा और ताप्ती बहती है, उन नदियों की विशेषताएं क्या है? ये ब्रॉड फिजिकल फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में किस तरह की चीज़ें आती हैं? पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं
जल क्षेत्र आता है, यानी कि नदियाँ और समंदर आते हैं। नदियों को विभाजित करने लग जाओगे तो नदियों के प्रकार आ जाएंगे कि अरब सागर का आपने देख लिया, अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में कौन सी गिरती हैं। कुछ नदियाँ जो ना अरब सागर में गिरती है ना बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, अंदर ही बहकर समाप्त हो जाती हैं, पूर्ण आंतरिक प्रवाह की नदियाँ जिनको कहते हैं। तो ये मेन जो ज्योग्राफी है, मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत का, वो हमको पढ़ना है। भौतिक विभाजन बोलते हैं जिसे। उसके बाद में हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज, कृषि व्यवस्था कैसी है। और अगर हम बेसिक भूगोल को, बेसिक फिजियोग्राफिक डिवीजन को समझ जाएंगे ना, तो हमें एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ जैसी मिट्टी होगी वहाँ वैसी क्रॉप्स होंगी, वैसी फसलें होंगी, क्योंकि जैसी विशेषता होगी, जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा पानी मिलेगा, जैसी भौगोलिक विशेषता होंगी, वो ही फसलें वहाँ पर होंगी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी है तो उसमें जो फसलें होती है वो वहीं मिलेगी जहाँ लेटेराइट मिट्टी होती है। अगर हम उसको समझ गए तो फसलों को समझना आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी हमेशा कनेक्ट होकर चलती है दोस्तों। अगर हमने बेसिक क्लियर कर लिया तो बहुत से सवालों में हमें रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आती जाएगी ज्योग्राफी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं, देखिए मुख्य मिनरल जो हमें भारत में पढ़ने हैं वो है आयरन, लोहा एस्क। उसके बाद में मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सी खाने हैं, और ये पढ़ेंगे तो साथ में प्रकार भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कि लोहा कितने प्रकार का होता है, लोहा एस्क होता है, जैसे हेमेटाइट वगैरह जब हम पढ़ते हैं, या फिर मैग्नीज है तो मैग्नीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोयला, इसके भी प्रकार होते हैं, हमने स्कूल टाइम में पढ़े हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट, पीट, ये कोयले के प्रकार है ना। अब कौन से प्रकार का कोयला भारत में मुख्यतः मिलता है, आप इस बार मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कौन सा लोहा भारत में बहुतायत में मिलता है, कौन सा प्रकार है। ठीक है, ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस निकलता है, ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि बहुत जगह भी नेचुरल गैस मिली है। ठीक है, ऑयल के क्षेत्र मिले हैं, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, इसमें हमें वो पढ़ने हैं। एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स जैसे हमने स्कूल के वक्त में जो 10th की साइंस होती थी ना उसमें पढ़े थे, यूरेनियम, थोरियम, आपको याद हो तो ये जो एटॉमिक मिनरल्स हैं ये कहाँ मिलते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये भूगोल के नज़रिए से हम पढ़ेंगे इनको। आगे मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मुख्य इंडस्ट्रीज कौन सी है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है तो ये कहाँ डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ और वहीं क्यों डेवलप हुआ। एक जगह विशेष पर अगर डेवलप हो रहा है तो उसकी कुछ रीज़न है, वहाँ पर श्रमिकों की उपलब्धता होगी, वहाँ पर पड़ोस से कोई नदी जाती होगी, बहुत बेसिक फीचर होते हैं। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल होगा। ठीक इसी तरह जैसे चीनी की इंडस्ट्री होगी, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये, सूती वस्त्र, चीनी। तो ये जो मेजर इंडस्ट्रीज है हम इनको पढ़ेंगे और इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमको पढ़ना है। डेवलपमेंट के रीज़न क्या रहे, उस क्षेत्र विशेष में क्यों डेवलप हुई, भूगोल के नज़रिए से। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है दोस्तों, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कौन से हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना स्वर्णिम चतुर्भुज, सारे NH, तो मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स इसमें हम कवर कर लेंगे। मेन हाईवेज कौन से हैं, बिजिएस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, कौन सा कहाँ से कहाँ तक जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो इंडस्ट्रीज होती है इंडस्ट्रियल, उनके लिए बहुत नेसेसरी फीचर है दोस्तों। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं भूगोल के नज़रिए से हमारे से पास, वो सारे हम पढ़ेंगे। लाइक सोलर इज अ नेचुरल रिसोर्स, रिवर्स आर नेचुरल रिसोर्स, तो ये माइंस, मिनरल्स, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज विच वी हैव, इनको हम पढ़ेंगे इसमें। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, पर्यावरणीय समस्या क्या क्या आ रही हैं वर्तमान में। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, साल दर साल हम भी महसूस कर रहे हैं कि जो सर्दी का स्तर है वो हर साल बढ़ रहा है, गर्मी का स्तर है हर साल बढ़ रहा है। तो इसके बेसिक रीज़न क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी हमारे सामने आ रही हैं और इकोलॉजिकल इश्यूज कौन से हैं, इन सबको हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों। और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कस की, हमने इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करी, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। हर विषय को हम 3 स्तर से पढ़ेंगे जिनमें ज़रूरत है, स्पेशली ज्योग्राफी, पॉलिटी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, सब में नहीं। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान डिस्कस करते हैं। पहला है सेम जो हमने पीछे दोनों में पढ़ा, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। ब्रॉड फिजिकल फीचर कौन से हैं और मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है। राजस्थान में तो बहुत आसान है, आप राजस्थान के निवासी हैं तो
राजस्थान में डेजर्ट एरिया, जो पश्चिमी क्षेत्र है वो थार डेजर्ट है। फिर अगर आप जाएं दक्षिण पूर्वी एरिया तो कौन सा है, पठारी क्षेत्र, हाड़ौती के पठार का हिस्सा है वहां पर। फिर हम देखें बीच में अरावली रेंज जाती है, तो अरावली क्षेत्र कौन सा हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। उसके अलावा अरावली के और पठारी क्षेत्र के बीच का क्षेत्र जहाँ पर से ये चंबल, बनास ये नदियाँ गुजरती हैं, ये क्या बनाती है, जहाँ से भी नदियाँ गुजरती है, मैदान। तो ये हमारा पूर्वी मैदानी क्षेत्र हो गया। ये मेन 4 डिवीजन होते हैं दोस्तों, इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ते जाना है, दैट्स इट। आगे नेचुरल रिसोर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में नेचुरल रिसोर्सेज कौन से मिलते हैं, कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं हमें, जैसे हमारे पास अरावली माई है, तो अरावली क्षेत्र में हमें कौन कौन से रिसोर्सेज मिल पाते हैं, कौन कौन सी खाने हमारे बीच में है, हमारे पास खनिज कौन से अवेलेबल हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ में क्लाइमेट, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, तो ये कैसे कैसे बदलता है और किस जगह कैसा रहता है, कहाँ बारिश कैसी होती है, हम ये सब डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, किस क्षेत्र में वनस्पति कैसी है, मैदानी क्षेत्र में मिल जाएगी वनस्पति, आपको फसलें मिल जाएंगी, पहाड़ी क्षेत्र में कैसी होगी, और फिर अगर वो थार डेजर्ट में चले जाए पश्चिमी क्षेत्र में तो कैसी मिलेगी, ग्वार पाठा मिलेगा साहब, खेजड़ी मिलेगी साहब, ठीक है। तो इसको हमें अगर हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगला है फॉरेस्ट, जंगल। राजस्थान में जंगल कहाँ का है, अगर कहीं है, जैसे उदयपुर क्षेत्र में आप देखें, ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य जाएं आप तो वहाँ कुछ जंगल मिलते हैं, जनजातियाँ मिलती हैं, तो उन जंगलों को हम पढ़ेंगे, कैसे जंगल और उनकी विशेषता क्या है। मेनली राजस्थान में तो उसी क्षेत्र में है। वाइल्ड लाइफ, कितने नेशनल पार्क है राजस्थान में, वो हमको पढ़ने हैं, किस नेशनल पार्क की क्या विशेषता है वो हम इसी में पढ़ेंगे। एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को भी हम इसी में कवर करेंगे। कुछ लाइक जैसे उड़न गिलहरी कहाँ मिलती है, सीता माता अभ्यारण्य में ही मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, या फिर जैसे जालोर में है सुना माता, उसकी अलग विशेषताएं हैं। एक तोता मिलता है जो मानव की भाषा में बोलता है, कहाँ मिलेगा, सीता माता अभ्यारण्य में मिलेगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी, तो ये इनकी विशेषताएं जो यहीं पर अवेलेबल है और कहीं उपलब्ध नहीं है। अगला है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंचाई के लिए कौन से प्रमुख प्रोजेक्ट लाए हैं, जैसे आईजीएनपी, ठीक है, आईजीएनपी बहुत बड़ा है, राजस्थान नहर, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चंबल पर बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, वो क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ही तो है वो। उसके बाद में माइंस एंड मिनरल्स, कैसी खाने और कैसे खनिज राजस्थान में है, उनको हम इसमें कवर करेंगे। पॉपुलेशन, जनसंख्या कैसी है, हर 10 साल से होती है, आपको पता है, कहाँ कैसी जनसंख्या है, जनजाति कहाँ है, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, ठीक है, कहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, और एससी एसटी की संख्या के आधार पर अलग जिले होंगे, उनका आप प्रतिशत पढ़ोगे तो अलग जिले होंगे। तो ये पूरी डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजस्थान में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं ऑलरेडी, और इनमें पोटेंशियल, किस क्षेत्र में कितना पोटेंशियल, कितनी संभावना है डेवलपमेंट की, कि इस क्षेत्र में ये वाली इंडस्ट्री है और इस पर ये काम किया जाए। जैसे कि मारवाड़ क्षेत्र की बात की जाए, उसको अगर ठीक से पानी मिल जाए तो उसकी जो ज़मीन है वो अनुपजाऊ नहीं है, वहाँ अच्छी फसलें हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये उसका पोटेंशियल है, ठीक है। तो मेजर इंडस्ट्रीज प्लस पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।